तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मेरे प्यारे बंधु, मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग रेस्पायरेशन की बात करेंगे। रेस्पायरेशन हम लोग जानेंगे क्या है और इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बुझाने की बहुत कोशिश की, हवाओं ने बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन है क्या चीज़? तो भाई रेस्पायरेशन जो है हम लोग आज देखेंगे। रेस्पायरेशन तो श्वसन, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जीवन संबंधी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आप क्या होता है भाई, तो ऊर्जा की आवश्यकता होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हमें पोषण से प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है भाई? तो पोषण से हमें प्राप्त होता है। पचे हुए ये पोषण जो हम लोग करते हैं, ये पचने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होता है। भोजन का अणु जो है, भोजन का अणु क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? तो भाई ऊर्जा मिलता है। ठीक है। भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में संभव होता है मेरे दोस्त। भोजन का ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीडेशन दो परिस्थिति में होता है। कितना परिस्थिति में होता है? तो भाई दो परिस्थिति में होता है। पहला होता है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पहला O2 की अनुपस्थिति में होता है। ये जानिए, भोजन का ऑक्सीडेशन जो होता है हमारे शरीर में, वह दो अवस्था में होता है, दो परिस्थिति में होता है। O2 की अनुपस्थिति, जिसको एन एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। ये एरोबिक आपका रेस्पायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो एन एरोबिक रेस्पायरेशन किसको कहेंगे? तो भाई जो ऑक्सीडेशन, जिस भोजन का हमारा ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, उसे हम एन एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा हमारा O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में होता है। तो मेरे दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। तो भाई ये दो स्थिति में हमारे शरीर में भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, अणुओं का ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवायवीय। एरोबिक रेस्पायरेशन को अवायवीय श्वसन, इसको क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे वायवीय श्वसन। इसको क्या कहिएगा भाई? तो वायवीय श्वसन कहते हैं। तो जिस भोजन का अणु का ऑक्सीडेशन अगर आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो अवायवीय रेस्पायरेशन उसको कहेंगे। और भोजन का अणुओं का ऑक्सीडेशन अगर आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वायवीय श्वसन। और मेरे दोस्त, हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है मेरे दोस्त। इसमें जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है आपका ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा बहुत कम मिलता है हमारे शरीर में।
ऊर्जा बहुत ही कम मिलता है, कम मिलता है। क्यों भाई? तो भाई ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जानेंगे कि हम लोग ऊर्जा जो हमारे शरीर में मिलता है वह बहुत ही कम होता है। भोजन के अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त होती है। भोजन के अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। तो मेरे दोस्त, यह हम लोग जानेंगे, अगर हमको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता है तो ऐसे हालत में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा ऑक्सीडेशन अगर होगा तब हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक से अधिक मिलेगा। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलता है। ऊर्जा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, कब मिलेगा? तो भोजन का ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब हमारे शरीर में क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा अधिक से अधिक मिलेगा। अतः शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अतः हम कह सकते हैं कि आपका भोजन की, अतः शरीर को पोषण के साथ, पोषण तो हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है, इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का शरीर में ऑक्सीडेशन होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है। यह शरीर को यह ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है भाई? तो श्वसन के द्वारा हमें O2 की प्राप्ति होती है। श्वसन हम करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध है, हम सांस लेते हैं, सांस के जरिए हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। अतः हम कहेंगे कि वायुमंडल से जो हमारा ऑक्सीजन नाक के सहारे, मुंह के सहारे जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इस बिना ऑक्सीजन का हमारा शरीर में ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है, जिसके कारण ऊर्जा कम बनेगा। तो ऑटोमेटिक है कि ऊर्जा की आवश्यकता हमें ज़्यादा है। ऊर्जा रहेगा तभी शक्ति बनता है, ऊर्जा नहीं रहेगा तो आपको शक्ति क्षीण होता है। इसलिए मेरे बंधु, हमें पोषण के अलावे हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ, ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें शरीर में क्या रहता है, तो ग्लूकोज रहता है। ये क्या रहता है, तो ग्लूकोज ये रहता है हमारे शरीर में। कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज या कभी कभी वसा फैट जिसको कहते हैं, फैट विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्लों का क्रमिक ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, डिग्रेडेशन किया जाता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज रहता है जमा, फैट रहता है जमा। वैसे हालत में क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में अगर आपने खाना खाया नहीं और वैसे स्थिति में आपके शरीर में क्या जमा है, तो आपका शरीर में कोशिकाओं में जमा है भाई ग्लूकोज और फैट भी जमा है। वैसे स्थिति में आपको ऊर्जा कैसे मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। किसकी उपस्थिति में, तो एमिनो अम्ल की क्रमिक ऑक्सीकारक होता है, विघटन कारक होता है एमिनो अम्ल, और इसको क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ देता है। बॉन्ड को टूटते ही हमारे शरीर में ये संचित रासायनिक ऊर्जा में यह क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज और फैट क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, ये विघटन हो जाता है, ये टूट जाता है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होता है। एटीपी के रूप में हमें क्या होगा, ऊर्जा की प्राप्ति होता है, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त हुआ भाई, तो ग्लूकोज और फैट हमारे शरीर में उपलब्ध है और यह क्या होता है, एमिनो एसिड की उपस्थिति में क्या होता है, इसका डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है, इसका डिग्रेडेशन होता है, जिसके कारण यह एटीपी के रूप में क्या होता है, यह केमिकल ऊर्जा में मुक्त हो जाता है और यही एटीपी के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है, ये मिल जाता है। जैसे विशेष प्रकार के यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है और ये हमारे शरीर में क्या होता है, एटीपी के रूप में जमा हो जाता है।
भाई इसके बाद जैव जीव एटीपी के जलीय विघटन, इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये क्या होता है, एटीपी के जलीय विघटन के द्वारा करते हैं। जीव एटीपी को क्या करता है, जलीय विघटन होता है, डिहाइड्रेट, इसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, जलीय विघटन कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा करते हैं। ये हमारा एटीपी जो जमा रहता है, इसको ऊर्जा में क्या करता है, वह आपका हाइड्रोलाइसिस के द्वारा करते हैं। एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं के में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, यूनिवर्सल कैरियर है। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या होता है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक यूनिवर्सल कैरियर है, चूंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है। इसका उत्पादन क्या होता है, शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, तो बायो एनर्जी भी कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही यह संभव है। तो भाई इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो बायो एनर्जी भी कहते हैं। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ये ग्लूकोज जो है, ये क्या आता है, ये मुख्य रूप से क्या होता है, ग्लूकोज का, इसका ग्लूकोज का उपयोग करती है। अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, सेल्यूलर फ्यूल भी कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, सेल्यूलर फ्यूल भी कहा जाता है। क्यों भाई, ये ईंधन के रूप में काम करता है। ग्लूकोज क्या है, ईंधन के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर फ्यूल भी कहा जाता है। श्वसन क्रिया को इस समीकरण से समझा जा सकता है। तो भाई देखो, ये श्वसन की क्रिया को हम एक समीकरण के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है भाई, तो ये ग्लूकोज है। अब इसमें क्या किया, वायुमंडल से हम ऑक्सीजन को ले लिया, वायुमंडल से क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, और हमारे शरीर में क्या है भाई, तो बहुत सारा एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है हमारे शरीर में, क्या है, बहुत सारा एंजाइम है। एंजाइम की मदद से ही क्या करता है, ये इसका क्या करता है, इसको हाइड्रोलाइसिस करता है। क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, और हाइड्रोलाइसिस करने के फलस्वरूप ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बना देता है, कुछ जल बन जाता है, और कुछ आपका ऊर्जा बन जाता है। तो मेरे दोस्त क्या हो गया, ये ग्लूकोज था, एंजाइम की मदद से हमारे शरीर में क्या किया, इसने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ये क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड में बना दिया, कुछ जल बना दिया, और कुछ ऊर्जा हमें प्राप्त हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, तो नाक से बाहर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, नाक से बाहर कर देते हैं। और आप जल को, ज्यादा जल जो होता है हमारे शरीर में, जो एक्सेस जल रहता है, वो हम क्या करते हैं, तो फीकल मैटर के रूप में इसको बाहर निकाल देते हैं। जो पेशाब हो गया, पसीना हो गया, ये सभी क्या है, ये जल आपका हाइड्रोलाइसिस के द्वारा बाहर हो जाता है। बच गया आपका ऊर्जा, तो ऊर्जा हमें शरीर की जरूरत है, तो ऊर्जा हमें मिल जाता है। इस क्रिया में सह उत्पादों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलता है। इस क्रिया में क्या मिला आपको, बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिल गया। ये हमको ऊर्जा की आवश्यकता था, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और क्या मिल गया भाई, तो जल मिल गया। चलिए, इस प्रकार उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मैंने अभी तुरंत कहा कि जो एक्सेस है वो हम शरीर से जल को क्या करते हैं, शरीर को से बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां इसका उपयोग कोश के ईंधन के रूप में करके विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर निकालने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, तो भाई श्वसन कहते हैं। कहने का मतलब है हम वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके
ऑक्सीजन को ग्रहण करके एंजाइम की मदद से हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। एंजाइम की मदद से ग्लूकोज को तोड़ करके क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिणत करते हैं। और हमें प्लस हमें बाई प्रोडक्ट, ये हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जल मिला, जिसको हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार रख करके बाकी को क्या करते, बाहर कर देते हैं। ये सारी संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन कहते हैं। और यह ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में हमारे शरीर में ये जमा रहता है। तो भाई श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। ये क्या होता है भाई, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो कोशिकाओं में होता है। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं मेरे दोस्त। इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन दो अवस्थाओं में होता है, जिसको मैंने आपको पहले भी बता दिया। पहला है आपका वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, जिसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, तो भाई एरोबिक रेस्पायरेशन है। क्या है भाई, एरोबिक रेस्पायरेशन। चलिए अब यह श्वसन, यह हम लोग देखेंगे, यह श्वसन का पहला चरण है आपका। एनएरोबिक क्या है भाई, एनएरोबिक जो है यह श्वसन आपका पहला चरण है। इसके अंतर्गत ग्लूकोज को 6 कार्बन वाला अणु का आंशिक विखंडन होता है। यहाँ ग्लूकोज 6 कार्बन है यहाँ। इसका क्या होता है, एनएरोबिक हमारे शरीर का पहला क्या है, स्टेज है। ये क्या है भाई, पहला स्टेज है। इसमें ऑक्सीजन वाला अणु का आंशिक विखंडन होता है। यहाँ क्या होता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का, यहाँ पर आपका ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने के कारण क्या होता है, ये आंशिक विघटन होता है। इस क्रिया में एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरुवेट 3 कार्बन वाला अणु का निर्माण होता है। यहाँ क्या होता है, 3 कार्बन अणु वाला आपका निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह क्रिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। यह क्रिया कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा होता है। इसका प्रत्येक चरण क्या होता है, एक खास एंजाइम के द्वारा होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज का आपका आंशिक विघटन होता है। इस स्थिति में ऊर्जा बहुत कम बनता है। इस स्थिति में क्या होता है भाई, तो ऊर्जा बहुत ही कम बनता है। अब मेरे दोस्त हम जानेंगे दूसरा क्या है, इसमें बहुत कम होता है। शेष आपका ऊर्जा पाइरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। यहाँ क्या होता है, चूंकि अणु का यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये ऊर्जा पाइरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाता है। पाइरुवेट की आगे की स्थिति 3 प्रकार की होती है। ये पाइरुवेट जो टूटा नहीं, आपका ऊर्जा क्या हो गया, पाइरुवेट के रूप में क्या हो गया, जमा हो गया। तो भाई पाइरुवेट की आगे की स्थिति 3 प्रकार की होती है। पहला आपका होगा क्या होगा, तो पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है। पहला पाइरुवेट क्या होता है भाई, पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पाइरुवेट इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल प्लस CO2 में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। पहला पाइरुवेट में आपका पहला स्थिति क्या आ गया, तो इथेनॉल प्लस CO2 में क्या रहता है, परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया फर्मेंटेशन कहलाता है। यह क्रिया कहते हैं फर्मेंटेशन। भाई मेरे ये समझिए, फर्मेंटेशन किण्वीकरण कहते हैं। इसी की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, शराब बनाया जाता है, तो फर्मेंटेशन कहलाता है, जो ईस्ट में होता है। ये कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है। दूसरा हमारा क्या है भाई, तो दूसरा हमारा क्या है,
O2 के अभाव में हमारा दूसरा स्टेज क्या है, O2 के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हमारा शरीर में ऑक्सीजन के अभाव में हमारा पेशियों में क्या रहता है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द होता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। हमारी पेशियां कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से क्या होता है, ये हमें दर्द महसूस होता है। दर्द हमें महसूस कब होगा, जब लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा जमा हो जाएगा। वैसी हालत में हमें शरीर में क्या होता है, तो दर्द होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण ऐंठन क्रैम्प भी होता है। ज़्यादा चल जाने के बाद या ज़्यादा दौड़ लेने के बाद हमारे मांसपेशियों में इसी कारण से ऐंठन या तकलीफ होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बन गया। तीसरा हमारा क्या होता है भाई, तीसरा हमारा है O2 की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये पायरुवेट जो होता है, तीसरा स्थिति जब हमारा O2 की अनुपस्थिति में तीसरा स्थिति में आएंगे तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ये पायरुवेट जो हमारा था इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में जो जमा था, ये हमारा क्या होता है, तीसरा स्थिति में इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल में मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें मिल जाता है, निर्माण हो जाता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह क्रिया क्या होता है, यह क्रिया आपका वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण यह क्रिया क्या होता है, निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तीसरा स्थिति जो आता है हमारा भाई, तो ये पायरुवेट इथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में जो बना था, इसकी तीसरी स्थिति जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, ये टूट जाता है। ये किस में टूट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिणत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं, और जल भी हमारा एक्सेस जो रहता है वह पसीना के द्वारा, पेशाब के रास्ते, तो भाई इस सबको क्या करते हैं, फीकल मैटर के रूप में बाहर निकाल जाते हैं। तो भाई इसको हम लोग देखें, एक सूत्र के द्वारा हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं। यहाँ क्या है, C6H12O6 है। ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। ये कोशिका कहाँ हो रहा है, तो भाई कोशिका द्रव्य में हो रहा है। कहाँ है, तो कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। ये कहाँ हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये क्या होता है, ये पायरुवेट प्लस एटीपी के रूप में क्या होता है, ये क्या होता है, तो भाई ये ग्लूकोज जो है हमारा, ये आपका यह क्या किस रूप में जमा है, तो भाई ये बन जाता है पायरुवेट प्लस एटीपी ऊर्जा। ठीक है, तो भाई इसका या तो अवायवीय शोषण होगा तो ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो पहला स्टेज हमारा O2 की अनुपस्थिति में, पहला स्थिति हमारा क्या आ गया, O2 की अनुपस्थिति। ये क्या आ गया, O2 की अनुपस्थिति में हमारा क्या बन गया, तो ईस्ट बन गया। इसी से क्या करते हैं लोग, शराब बनाते हैं, तो ईस्ट बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं आपका, इथेनॉल क्या है, शराब है। इथेनॉल क्या है, तो शराब है मेरे दोस्त। क्या है, इथेनॉल। और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या रहता है, ये जमा रहता है। और O2 की अनुपस्थिति में दूसरा हमारा क्या आ गया, O2 की उपस्थिति। O2 की दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, या ये दूसरा स्थिति हमारा क्या आ गया, तो ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के आपका अभाव में हमारे शरीर में क्या बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड बन गया। ये हमें क्या करता है, शरीर में दर्द पैदा करता है। तो हमारा शरीर में क्या हो गया, O2 के अभाव में दूसरा स्थिति आ गया, O2 के अभाव में ही, तो ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड हो गया। और तीसरा जो स्थिति हमारा फाइनल स्थिति जो आता है, O2 की उपस्थिति में आता है। O2 की उपस्थिति में क्या बन गया भाई, तो ये बन गया आपका, ये पूर्ण इसका ऑक्सीकरण हो गया। ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो था, ये इसका CO2 आपका H2 ग्लूकोज जो था, इसका क्या हुआ, पूर्ण ऑक्सीडेशन हो गया, जिसके कारण ये बन गया CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा। तो हमें ऊर्जा शरीर को मिल गया,
ज्यादा पानी जो था वो शरीर से बाहर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सारे शरीर से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो भाई इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो भाई आज हम लोग जो है हम लोग देख लिए, क्या देख लिए भाई, तो भाई शरीर में रेस्पायरेशन क्यों जरूरी है, शरीर में रेस्पायरेशन क्यों जरूरी है। तो शरीर में रेस्पायरेशन, अगर आपका रेस्पायरेशन नहीं होगा तो हमें शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो भाई रेस्पायरेशन बहुत जरूरी है। दूसरा आपका वायवीय श्वसन में, मैंने अभी तुरंत कहा, श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट। श्वसन के प्रथम चरण में क्या बन गया था, तो पायरुवेट बन गया था। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ये पहला चरण के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में पूर्ण ऑक्सीकरण आपका नहीं हुआ था, तो उसमें क्या बना था आपको, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसी के कारण दूसरा स्टेज में हमारे क्या बन गया, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, दर्द हुआ। अब हमको क्या करना, हमको ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में ये क्या होता है, इसका पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए यह माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है, पावर हाउस क्यों कहा जाता है, तो ये क्या होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट कहाँ चला जाता है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति, वहाँ क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, वहाँ क्रिस्टिया के रूप में क्या रहता है, ऑक्सीडेटिव। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर आप देख लीजिए कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है, देखिए, तो इस प्रकार का आपका माइटोकॉन्ड्रिया का आपका फिगर है ना मेरे दोस्त, इस प्रकार का। अब ये जो है इसमें क्या है, आपका क्रिस्टिया है, ये क्या है, ये एक प्रकार का बैटरी का सेल है, क्या है, एक प्रकार का, जैसे हम लोग बैटरी का आपका सूखा सेल है, तो इसी में क्या रहता है, क्रिस्टिया के रूप में ये एनर्जी वहाँ जमा हो जाता है, क्रिस्टिया के रूप में, जो आपातकालीन में आप क्या करते हैं, हम लोग सप्लाई कर देते हैं। जब हम भोजन वोजन नहीं करते हैं, एक आध 2 दिन क्या रहते हैं, भूखे रह जाते हैं, वैसे हालत में आदमी जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है, तो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, क्रिस्टिया के रूप में, एटीपी के रूप में ये संचित है भोजन हमारा, ये हमारा ऊर्जा का है, संचित है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका पायरुवेट जो बच गया उसका पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा क्या रहता है, एटीपी के रूप में संचित रहता है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग श्वसन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं। तो भाई मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपसे निवेदन है कि भाई हमारा जो है चैनल अशोक राय एंड राय को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। अगले क्लास में फिर श्वसन की बात करेंगे, ह्यूमन में श्वसन कैसे होता है, तो मानव में श्वसन की प्रक्रिया जो है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। आज कुछ अध्ययन हम लोग किया भाई कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है, ये अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में हम लोग क्या अंतर देखेंगे। तो भाई इसकी चर्चा थोड़ा सा आप कर ही चुके हैं। तो भाई आप अगला क्लास जो हमारा होगा तो इसी से शुरू करेंगे। आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, और मानव शरीर में श्वसन कैसे होता है, इसको हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन देंगे। तो इसी शब्दों के साथ सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामना देता हूं, तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बॉडी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।